अपने व्याख्यान की शुरुआत से पहले मैं सूर्य नारायण जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने एक विषय पर केंद्रित इस प्रकार के व्याख्यान की योजना बनाई और उसमें अभी तक जो व्याख्यान उन्होंने कराए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो नवजागरण के विभिन्न पक्षों के बारे में बहुत नए प्रकार का ज्ञान इन व्याख्यानों से हमें मिला है। और उस कड़ी में जो आज मुझे व्याख्यान देना है उसका संबंध नवजागरण और आधुनिकता के अंतर संबंध से है। वैसे तो नवजागरण के बारे में और विशेष रूप से हिंदी नवजागरण के बारे में हिंदी में कई बहुत ही महत्वपूर्ण और विद्वान अध्येता हैं जिन्होंने नवजागरण पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। और ऐसे अध्येताओं में मैं कर्मेंद्र शिशिर जी का, वीर भारत तलवार जी का नाम लेना चाहता हूं, जिन्होंने हिंदी नवजागरण की समझ को अपने शोध और अध्ययन के द्वारा समृद्ध किया है। नए अध्येताओं में, नई पीढ़ी के अध्येताओं में भी कई ऐसे लोग हैं जो हिंदी नवजागरण के इतिहास को, हिंदी नवजागरण के आर्काइव को नए सिरे से खोज रहे हैं और उससे बहुत सारी नई बातें, नया ज्ञान सामने लाने का उद्यम कर रहे हैं। ऐसे युवा अध्येताओं में समीर कुमार पाठक जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है और मुझे याद है कि इस मंच पर उनका व्याख्यान भी हो चुका है। समीर पाठक के अतिरिक्त सुजीत कुमार सिंह भी हिंदी नवजागरण के बारे में बहुत गहरा अध्ययन रखते हैं। उनके पास हिंदी नवजागरण से संबंधित एक बड़ा आर्काइव है और वो भी नवजागरण की प्रक्रिया को और नवजागरण के दौरान जो कुछ हुआ उस ज्ञान से हिंदी के विद्वानों को और हिंदी क्षेत्र के बाहर के लोगों को भी समृद्ध कर रहे हैं, उसका बोध करा रहे हैं। इसलिए ये सारे अध्येता जो जिनकी मुझे जानकारी है वो, और उसके अतिरिक्त वो अध्येता भी जिनको मैं नहीं जानता हूँ, उन सब लोगों ने मिलकर नवजागरण की परिकल्पना को और विशेष रूप से हिंदी नवजागरण के इतिहास को एक नए स्तर पर हिंदी के और हिंदी के बाहर के पाठकों के लिए उपलब्ध कराया है और उनसे निश्चय ही हम समृद्ध हुए हैं। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए ज्ञान से हिंदी नवजागरण की समझ और बेहतर और समृद्ध हुई है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मुझे जिस विषय पर बोलना है उसका संबंध आधुनिकता और नवजागरण से है। नवजागरण की जो परिकल्पना है उसका क्या कोई आधुनिकता के साथ संबंध बनता है, या भारतीय नवजागरण या फिर हिंदी नवजागरण एक ऐसी परिकल्पना, अवधारणा है जो आधुनिकता के बिना या आधुनिकता की अवधारणा के संयोग के बिना भारतीय इतिहास की परंपरा में जो चीज़ें, जो विचार, पद्धतियाँ और चिंतन का जो तरीका
पहले से चला आ रहा था उसी का स्वाभाविक विकास है? ये ऐसा प्रश्न है जिस पर मुझे लगता है कि नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में दो बड़ी घटनाएं हैं जिनका आधुनिकता और नवजागरण के संबंध, अंतर संबंध की चर्चा के दौरान उल्लेख करना जरूरी है। एक तो स्वयं नवजागरण और आधुनिकता के संबंध की चर्चा, जिस पर मैं अपने व्याख्यान को केंद्रित ही करूंगा, लेकिन उससे पहले हम सभी को ध्यान है कि भक्ति साहित्य के लिए, भक्ति आंदोलन के लिए भी ये कहा जाता था, आज भी कहा जाता है कि भक्ति तो दक्षिण में पैदा हुई, भक्ति द्राविड़ उपजी और फिर उसको उत्तर में कबीर लाए और रामानंद लाए और कबीर ने उसको विस्तार दिया। इसका मतलब ये है कि भक्ति का क्षेत्र तो प्रारंभ में दक्षिण था, लेकिन फिर वो समूचे भारत में फैल गई, पैदा हुई थी वो दक्षिण में। क्या आधुनिकता के लिए भी ये कहा जा सकता है कि आधुनिकता के उत्पन्न होने का कोई एक विशेष क्षेत्र है, वहां वो पैदा हुई और फिर वो समूची दुनिया में फैल गई? अगर हम ये मानते हैं कि नवजागरण का संबंध आधुनिकता से है, तो फिर हमें इस बात पर विचार करना ही होगा कि आधुनिकता का संबंध किस क्षेत्र से है। आधुनिकता एक ऐसी चीज है जिसका जन्म भारत में हुआ, या आधुनिकता एक ऐसी परिघटना है जिसका जन्म भारत में तो नहीं हुआ, लेकिन फिर वो भारत ही नहीं समूची दुनिया में फैल गई? अगर हम ये मानते हैं कि आधुनिकता का संबंध नवजागरण से है, तो फिर हमें इस प्रश्न का उत्तर खोजना पड़ेगा। लंबे समय तक और विशेष रूप से उस दौर में जब भारतीय नवजागरण और हिंदी नवजागरण की अवधारणाएं विकसित की गईं, उस दौर में आधुनिकता का संबंध पश्चिम से माना जाता था। कि जैसे भक्ति दक्षिण में, द्राविड़ में क्षेत्र में उत्पन्न हुई, वैसे ही ये माना जाता था कि आधुनिकता का उद्भव तो पश्चिम में हुआ और फिर वो आधुनिकता पश्चिम से पूरी दुनिया में फैल गई, भारत में भी फैल गई। तो उस दौर में जब नवजागरण की अवधारणा विकसित की गई, उस समय ये माना जाता था कि आधुनिकता का उद्भव पश्चिम है। अब ये बात अगर आप मान लेते हैं तो उसके साथ फिर कई समस्याएं और चुनौतियां और प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि जिसे आप आधुनिकता कहते हैं उसकी उत्पत्ति पश्चिम में हुई, तो फिर भारतीय संदर्भ में आपको ये भी मानना पड़ता है कि जिसे हम नवजागरण कहते हैं और हिंदी के लिए हिंदी नवजागरण, हिंदी क्षेत्र के लिए कहते हैं, वो उसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है, वो संदर्भ उपनिवेशवाद से जुड़ता है, औपनिवेशिक पराधीनता से जुड़ता है। हिंदी नवजागरण की जो परिकल्पना है और उसको जिस रूप में
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने विकसित किया, अगर आप उस पर ध्यान दें तो ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि नवजागरण का संबंध औपनिवेशिक शासन से है। आप जानते हैं कि रामविलास जी ने हिंदी नवजागरण का जो पहला चरण है उसका संबंध 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के विद्रोह से जोड़ा है। अब ये भी एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सभी लोगों की सहमति नहीं है कि आधुनिकता का जो पहला चरण है उसकी शुरुआत 1857 के विद्रोह से मानी जाए या जिसको हम भारतेंद्र युग कहते हैं उसके साथ मानी जाए। और उसके कारण ये है कि 1857 का जो विद्रोह है और उसकी जो सामाजिक राजनीतिक चेतना है उसमें और भारतेंद्र युग की जो सामाजिक राजनीतिक चेतना है उसमें निरंतरता के साथ भिन्नता के तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। रामविलास जी ने 1857 की चेतना और भारतेंद्र युग की चेतना में निरंतरता देखी है, लेकिन दूसरे ऐसे विद्वान हैं जो निरंतरता से ज्यादा भिन्नता पर जोर देते हैं और उनका ये मानना है कि 1857 के विद्रोहियों की जो चेतना थी, राजनीतिक चेतना थी, उसमें अंग्रेजी शासन के प्रति एक सचेत वैर भाव था, जिसे इतिहासकार सबाल्टर्न इतिहासकार रंजीत गुहा ने अंग्रेजी में कॉन्शियस एनमिटी कहा है, जिसका हिंदी में अनुवाद हम लोग सचेत वैर भाव या शत्रुता कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1857 के क्रांतिकारी अंग्रेजी शासन को हटाकर अपना शासन कायम करना चाहते थे। अंग्रेजी शासन के प्रति कोई सौहार्द का भाव उनके अंदर नहीं था। अंग्रेजी शासन को लेकर कोई दुविधा या दुचित्तापन भी उनके अंदर नहीं था। लेकिन अगर हम भारतेंद्र युग में आए तो अंग्रेजी शासन के प्रति केवल वैर भाव नहीं है, जिसे राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का द्वंद्व कहा गया बाद के विद्वानों के द्वारा, या जिसके लिए प्रोफेसर सुधीर चंद्र ने अपनी पुस्तक ऑप्रेसिव प्रेजेंट में अंग्रेजी में एम्बिवैलेंस शब्द का प्रयोग किया, जिसका हिंदी में प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने आविकर्षण के रूप में अनुवाद किया और जिसको हम ज़्यादा सरल हिंदी में दो चित्तापन या दो फंस भी कह सकते हैं। तो अगर आप भारतेंद्र युग की राजनीतिक चेतना पर ध्यान दें तो उसमें अंग्रेजी राज के प्रति सिर्फ सचेत वैर भाव नहीं है, राजभक्ति के भी तत्व हैं भारतेंद्र युगीन साहित्य में। भारतेंद्र युगीन हिंदी नवजागरण के दूसरे चरण में और साथ ही साथ राष्ट्रभक्ति के भी तत्व हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा रुक कर बाद में करेंगे। पहले मैं उस बात की तरफ वापस आता हूं कि क्या भारत में आधुनिकता की शुरुआत
अंग्रेजी शासन के स्थापना के साथ माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। लंबे समय तक ज्यादातर चिंतकों ने, इतिहासकारों ने यही माना कि आधुनिकता की चेतना का विकास भारत में अंग्रेजी शासन के बाद होता है। इसीलिए इतिहास की पुस्तकों में भी आधुनिक युग की शुरुआत अक्सर कांग्रेस की स्थापना के साथ मानी जाती है। सुमित सरकार ने अपनी पुस्तक में, आधुनिक भारत नाम की जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें भी आधुनिक युग की शुरुआत कांग्रेस की स्थापना के साथ यानी 1885 से मानी है। तो अगर ये मान लें कि आधुनिक युग की शुरुआत 19वीं सदी में होती है, तो इसका मतलब ये है कि प्रकारांतर से हम ये भी स्वीकार कर लेते हैं कि आधुनिक युग का आरंभ भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बिना संभव नहीं था। और अगर ये मान लेते हैं आप, तो फिर चाहे या अनचाहे आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी शासन चाहे जितना बुरा रहा हो, उसने चाहे जितना दमन और शोषण किया हो, लेकिन इसके बावजूद उसने एक अच्छा काम भी किया। अच्छा काम ये किया कि उसने मध्य युगीनता को हटाकर आधुनिकता की चेतना का संचार किया। और ये बात ऐसा नहीं है कि केवल मैं कह रहा हूं इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय तक हमारे ज़्यादातर विद्वानों ने, चाहे उनका संबंध साहित्य से रहा हो, चाहे समाज विज्ञान से रहा हो, वो ये मानते थे कि भारत में आधुनिक युग की शुरुआत 19वीं सदी में होती है। और ये मानने के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि स्वयं कार्ल मार्क्स ने भारत में अंग्रेजी शासन की भूमिका के बारे में लिखते हुए ये बात कही थी कि शैतान को भी उसका जो जायज़ हक है वो देना चाहिए। अंग्रेजी शासन बुरा था, बुरा है, लेकिन इसके बावजूद उसने या उसकी वजह से भारत में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। आधुनिकता के राजमार्ग पर घसीटकर भारत के इतिहास को ले आने का महान कार्य अंग्रेजी शासन ने किया। इसलिए अंग्रेजी शासन की एक प्रगतिशील भूमिका भी स्वीकार करनी चाहिए। ये जो मार्क्स के लेखन में, भारत संबंधी मार्क्स के लेखन में अंग्रेजी शासन के मूल्यांकन के संदर्भ में ये जो बात आती है, उसका गहरा असर हमारे चिंतकों पर रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चाहे वो साहित्य के अध्येता हों या समाज विज्ञान के अध्येता हों, वो सब कहीं ना कहीं इस विचार को कि अंग्रेजी शासन के साथ ही भारत में आधुनिकता की शुरुआत होती है, चाहे अनचाहे मानकर चलते थे। अभी अलग बात है कि बाद में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा में कार्ल मार्क्स के इस विचार को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उपनिवेशवाद की भूमिका को लेकर मार्क्स का चिंतन असंतोषजनक है। विशेष रूप से मैं फ्रेडरिक जेम्सन का नाम लेना चाहता हूँ, एक बड़े मार्क्सवादी चिंतक के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है। उन्होंने इस बात को सीधे सीधे लिखा कि उपनिवेशवाद की भूमिका के बारे में मार्क्स का चिंतन सही नहीं है। लेकिन ये सब बातें बाद की हैं।
मार्क्स का प्रभाव सामाजिक सांस्कृतिक चिंतन पर लंबे समय तक कायम रहा, ये बात स्वीकार करनी चाहिए। ये बात अवश्य है कि बाद के मार्क्सवादी चिंतकों ने, जिसमें फ्रेडरिक जेम्सन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और फिर उत्तर औपनिवेशिक चिंतकों ने भी उपनिवेशवाद की इस तरह की किसी भी प्रगतिशील भूमिका को अस्वीकार किया, लेकिन वो बात का इतिहास है। तो उस बिंदु पर फिर वापस आए कि अगर हम ये मानते हैं कि आधुनिकता की शुरुआत अंग्रेजी शासन के दौरान 19वीं सदी में हुई, तो फिर कहीं न कहीं हमें औपनिवेशिक शासन की एक प्रगतिशील भूमिका को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद है और इससे हमें गर्व होता है, गर्व की अनुभूति होती है कि इस सोच को केवल भारत ही नहीं, समूची दुनिया में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अस्वीकार किया, उस व्यक्ति का नाम है रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को संभवतः इस बात की प्रतीति हुई कि अगर आधुनिकता और आधुनिक युग की शुरुआत आप 19वीं सदी में औपनिवेशिक शासन के साथ मानेंगे, तो फिर आपको अंग्रेजी शासन की एक प्रगतिशील भूमिका भी स्वीकार करनी पड़ेगी। इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने लेखन में, और विशेष रूप से परवर्ती लेखन में, इस बात का विशद विवेचन किया कि यूरोप की तरह भारत ने भी आधुनिक युग की शुरुआत आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य और लेखन की भाषा के रूप में प्रतिष्ठा के साथ हो जाती है। तो जैसे यूरोप में ईसा की दूसरी सहस्राब्दी आधुनिकता की सहस्राब्दी मानी जाती है, पुनर्जागरण की सहस्राब्दी मानी जाती है, वैसे ही भारत में भी लोक भाषाओं की प्रतिष्ठा के साथ उस दौर की शुरुआत होती है जिसमें आधुनिकता के बहुत सारे लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए रामविलास शर्मा ने यह प्रस्तावित किया कि भक्ति युग के साथ, भक्ति काल के साथ ही भारत में आधुनिकता की शुरुआत माननी चाहिए, क्योंकि अगर आप भक्ति काल के साथ आधुनिकता का आरंभ नहीं स्वीकार करते, तो फिर 19वीं सदी में औपनिवेशिक शासन के साथ आधुनिकता की शुरुआत आपको माननी पड़ेगी और फिर अंग्रेजी शासन की, उपनिवेशवाद की एक प्रगतिशील भूमिका भी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ये रामविलास शर्मा के चिंतन का एक ऐसा उज्जवल धवल पक्ष है जिसने उपनिवेशवाद को लेकर और उपनिवेशवाद की भूमिका को लेकर कुछ ऐसी बातें सोची और लिखी जिस पर दुनिया के चिंतकों का, समाज वैज्ञानिकों का ध्यान बाद में गया, और उसको यद्यपि भले ही उन्होंने रामविलास शर्मा के लेखन को न पढ़ा हो, लेकिन उसको उन्होंने प्रकारांतर से स्वीकार किया। और इस प्रसंग में मैं 2-3 प्रसंगों का उल्लेख करना चाहूँगा कि कैसे ये मानने की एक नई पद्धति और प्रक्रिया की शुरुआत हुई कि आधुनिकता के शुभारंभ को सिर्फ यूरोप से जोड़कर देखना सही नहीं है। इस प्रसंग में पश्चिम के विद्वानों ने और भारतीय विद्वानों ने जो नए ढंग का चिंतन किया डॉक्टर रामविलास शर्मा के बाद, और जिसका बहुत व्यापक प्रभाव समूची दुनिया पर हुआ,
इतिहास और समाज चिंतन पर जिसका बहुत गहरा असर हुआ, उसमें मैं दो लोगों का नाम विशेष रूप से लेना चाहूंगा। एक तो हैं संजय सुब्रमण्यम और दूसरे हैं शेल्डन पुलक। मित्रों, 1998 में अमेरिका से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है जिसका नाम है डेडलस। उस पत्रिका में दो लेख छपे, एक विशेषांक छपा उस पत्रिका का। उस विशेषांक का नाम था अर्ली मॉडर्निटीज, आरंभिक आधुनिकता। और इस विशेषांक में भारत से संबंधित, भारतीय इतिहास से संबंधित दो बहुत महत्वपूर्ण लेख छपे जिनका मैंने जिक्र किया। एक तो शेल्डन पुलक का है जिसका नाम है इंडिया इन वर्नाकुलर मिलेनियम। बड़ा लेख है और बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। किसी भी साहित्य के अध्येता को उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। और एक दूसरा लेख जो संजय सुब्रमण्यम का छपा जिसका नाम था विग्नेट्स ऑफ अर्ली मॉडर्निटीज इन साउथ एशिया। हिंदी में अनुवाद करें तो दक्षिण एशिया में आरंभिक आधुनिकता के चिन्ह या निशान। मैं इस विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मुख्य प्रतिपाद्य है मेरे व्याख्यान का और जिसका संबंध भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग से बनता है, मैं उसकी चर्चा के लिए भी कुछ समय निकालना चाहूँगा और उसी के साथ समाप्त करूँगा। लेकिन मैं संजय सुब्रमण्यम के इस लेख का एक वाक्य आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ। दक्षिण एशिया में आरंभिक आधुनिकता के चिन्ह, पदचिन्ह, इस लेख में संजय सुब्रमण्यम ने लिखा है कि ये सोचना गलत है कि आधुनिकता का जन्म सिर्फ पश्चिम में हुआ। वो लिखते हैं कि आधुनिकता कोई ऐसा वायरस नहीं है, कोरोना वायरस की तरह, जिसका जन्म तो पश्चिम में हुआ और फिर वो पूरी दुनिया में फैल गया। संजय सुब्रमण्यम का तर्क ये है कि अलग अलग सभ्यताएं अपने ढंग से आधुनिकता का अपना एक रूप विकसित करती हैं। भारत में भी आधुनिकता का एक रूप विकसित हो रहा था और यहाँ पर संजय सुब्रमण्यम ने उन इतिहासकारों की आलोचना की या उनसे अपनी सहमति प्रकट की जो ये मानते थे कि भारत में अपने से स्वतः भारत के इतिहास की जो अपनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से पूंजीवाद का विकास नहीं हो सकता था। अब ये तर्क भी आप जानते हैं और उस पर भी ज़्यादा विस्तार में चर्चा करने का यहाँ पर समय नहीं है कि आधुनिकता का संबंध लंबे समय तक पूंजीवाद से जोड़कर देखा जाता था कि पूंजीवाद के बिना आधुनिकता की चेतना का विकास संभव नहीं है। इसलिए ये प्रयास भी किया जाता था कि अगर पूंजीवाद का विकास किसी सभ्यता में नहीं है या नहीं हो रहा है ऐसा लगता है, तो फिर उस सभ्यता में आधुनिकता की चेतना का भी विकास नहीं हो सकता है। पश्चिम में ये दोनों दावे किए गए कि पश्चिम में आधुनिकता की चेतना का विकास इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिम में पूंजीवाद का विकास हुआ। अगर आप डॉक्टर रामविलास शर्मा की चिंतन पद्धति पर ध्यान दें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यह अकारण नहीं है कि रामविलास शर्मा भारत में व्यापारिक पूंजीवाद की जो संभावना बनी उसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो रामविलास शर्मा भी कहीं ना कहीं
उस तर्क का खंडन करने के लिए ये योजना लाते हैं जिस तर्क के अनुसार पूंजीवाद के विकास के बिना आधुनिकता का जन्म संभव नहीं है। तो अगर व्यापारिक पूंजीवाद का विकास भारत में हो रहा था तो रामविलास जी का तर्क ये है कि फिर औद्योगिक पूंजीवाद का विकास भी हो सकता था अगर अंग्रेजी शासन ने आकर उस प्रक्रिया को बाधित न किया होता। तो ये तर्क पद्धति है जिसके द्वारा रामविलास शर्मा उस तर्क योजना को अस्वीकार करते हैं, उसका खंडन करते हैं जिसके अनुसार पूंजीवाद और आधुनिकता का विकास सिर्फ पश्चिम में संभव था। अब अगर आप जिस संजय सुब्रमण्यम के लेख का मैंने जिक्र किया उसको पढ़ें तो उसमें संजय सुब्रमण्यम भी ज़्यादा ऐतिहासिक साक्ष्यों और तथ्यों के साथ और प्रोफेसर इरफान हबीब की उस स्थापना का खंडन करते हुए कि भारत में पूंजीवाद का विकास संभव नहीं था, ये स्थापित करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में या समूचे दक्षिण एशिया में भी पूंजीवाद का विकास हो सकता था या हो रहा था। अब ये ज़रूर है कि पश्चिमी उपनिवेशवाद ने उस प्रक्रिया को परिपक्व होने से पहले ही कुचल दिया। उसका जो सहज प्रक्रिया में विकास होता और उसमें जो समय लगता वो पूरा नहीं हो पाया। तो ये जो तर्क आया कि आधुनिकता का संबंध सिर्फ पश्चिम से नहीं है, हर सभ्यता अपने ढंग से आधुनिकता का विकास करती है और भारतीय सभ्यता भी अपने ढंग से आधुनिकता का विकास कर रही थी। ये बात ज़रूर है कि वो प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही औपनिवेशिक प्रभुत्व और वर्चस्व की वजह से बाधित हो गई। इसलिए अब आधुनिकता के बजाय तर्क बदला और ये कहा जाने लगा कि हमें एक आधुनिकता के बजाय, सिंगुलर आधुनिकता के बजाय बहुवचन में आधुनिकताओं की चर्चा करनी चाहिए। और एक इसका मतलब है कि आधुनिकता के अलग अलग रूप होंगे, उनका वैशिष्ट्य अलग अलग होगा। समूची दुनिया में और सभी सभ्यताओं में आधुनिकता का एक ही रूप नहीं होगा। पश्चिम की एक बड़े राजनीति के विद्वान हैं चार्ल्स टेलर, उन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध मशहूर पुस्तक लिखी जिसका नाम है सोशल इमेजिनरी। और इस पुस्तक में उन्होंने पश्चिम में आधुनिकता के विकास से जुड़ी हुई जो मूलभूत प्रक्रिया है, उसके जो मूलभूत लक्षण हैं, उनको रेखांकित करने का प्रयास किया। और उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिकता की चेतना का विकास घर, परिवार, समुदाय, जाति, धर्म से ऊपर उठकर व्यक्ति जब तर्क और विवेक के स्तर पर सोचना शुरू करता है तभी आधुनिकता का विकास होता है। और उसके लिए एक लोकवृत्त जरूरी है जिसको अंग्रेजी में पब्लिक स्फीयर कहा जाता है, कि इस तरह के विचार विमर्श के लिए एक लोकवृत्त होना चाहिए। लोकवृत्त बनता है जिसमें तमाम लोग एक ही विषय पर अलग अलग विचार रखते हैं और जहाँ पर किसी को भी किसी के विचार से असहमत होने की पूरी छूट होती है। तो आधुनिकता का एक लक्षण ये है कि वो वैचारिक भिन्नता को स्वीकार करता है और तर्क और विवेक के अतिरिक्त और किसी साक्ष्य को वो नहीं मानता है। वो किसी धार्मिक पुस्तक में क्या लिखा गया है या किसी महान से महान व्यक्ति ने क्या कहा है, वो उसके लिए तभी महत्वपूर्ण है जब वो तर्क और विवेक की कसौटी पर खरा उतरे।
और आधुनिकता के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है जिसकी चर्चा मैं थोड़ी सी संक्षेप में करके फिर हिंदी के नवजागरण और विशेष रूप से भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। वो ये है कि आधुनिकता का जो तर्क है वो ज्ञान के क्षेत्र में किसी अंतिम ज्ञान को स्वीकार नहीं करता है कि कोई एब्सोल्यूट या परफेक्ट नॉलेज जैसी कोई चीज़ है। ये आधुनिकता की विचार पद्धति का हिस्सा नहीं है। आधुनिकता ये मानती है कि ज्ञान का निरंतर परिष्कार होता रहता है और कोई एब्सोल्यूट और निरपेक्ष ज्ञान नहीं होता है। समय के साथ ज्ञान और परिष्कृत और समृद्ध होता है। इसलिए कोई भी ज्ञान ये दावा नहीं कर सकता कि अंतिम रूप से वही उसी के द्वारा उपलब्ध कराया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है या अंतिम है और अब उसके बाद कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए आधुनिकता अपने ही मान्यताओं को कई बार चुनौती देती है, आधुनिकता की प्रक्रिया, और उसको संशोधित करती है। तो आधुनिकता की ज्ञान मीमांसा में अपने द्वारा उत्पन्न किए गए ज्ञान को ही लगातार संशोधित करने की प्रक्रिया भी शामिल है, उस पर संदेह करने की प्रक्रिया भी शामिल है। क्योंकि बिना संदेह किए अगर किसी ज्ञान को आप अंतिम सच मान लेते हैं तो फिर वो प्रक्रिया आधुनिकता की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। वो धर्म की प्रक्रिया हो सकती है, धर्म का तरीका हो सकता है, लेकिन आधुनिकता का तरीका यही है कि हमेशा जो स्थापित ज्ञान है, जिसको सच मान लिया गया है, उसको भी प्रश्नांकित किया जाए, तभी उसमें परिष्कार होगा, उसमें और भी समृद्धि आएगी और भी वो बेहतर बनता चला जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आधुनिकता का जो ज्ञान है वो लगातार विकसित होने वाला ज्ञान है। तो चार्ल्स टेलर ने पश्चिमी सभ्यता में आधुनिकता का विकास जिस प्रक्रिया के द्वारा हुआ उसका विश्लेषण करते हुए इन कुछ बातों का, आधुनिकता से जुड़ी हुई बातों का उल्लेख किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये पश्चिम में आधुनिकता के विकास की जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैंने ये बातें अध्ययन से निकाली हैं, उसका ये निचोड़ है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरी सभ्यताओं में आधुनिकता का विकास इसी ढंग पर, इसी प्रक्रिया से, इसी रूप में हो। इसलिए दूसरी सभ्यताओं के विद्वानों को अपनी सभ्यता में आधुनिकता के विकास की जो प्रक्रिया है और उसके जो लक्षण हैं उनका अध्ययन करना चाहिए और खोज कर उसका निष्पादन करना चाहिए, क्योंकि वही पद्धति आधुनिकता के विकास की दूसरी सभ्यताओं में नहीं हो सकती जो पश्चिम में आधुनिकता के विकास के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर इन बातों को हम ध्यान में रखें तो फिर ये भी विचार करने का एक नया गवाक्ष खुलता है कि हम आधुनिक युग की शुरुआत 19वीं सदी से माने या न माने, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो और चाहे भारतीय इतिहास का क्षेत्र हो, वहाँ आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाए, ये बात जिस तरह से लंबे समय तक मानी जाती थी कि आधुनिक युग की शुरुआत 19वीं सदी में होती है, उस तर्क को, उस चिंतन को आज के इतिहासकार, समाज वैज्ञानिक, दार्शनिक बहुत गंभीर अध्ययन के पश्चात अर्जित किए, उपलब्ध किए गए तथ्यों और तर्कों के आधार पर चुनौती दे रहे हैं।
वो अब इस तर्क को नहीं मान रहे हैं कि आधुनिकता की शुरुआत भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान 19वीं सदी में हुई। तो अगर हम ये मान लें तो फिर हमें, और विशेष रूप से हिंदी साहित्य के अध्ययन के क्षेत्र में, इस स्थापना को भी संशोधित करना चाहिए, परिवर्तित करना चाहिए कि आधुनिक युग की शुरुआत भारतीय युग में 19वीं सदी में होती है। हिंदी की एक बहुत गंभीर अध्येता प्रोफेसर एलिसन बुश, जिनका पिछले वर्ष देहांत हो गया बहुत कम उम्र में, उन्होंने अपने एक लेख में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा कि ये एक बड़ी विडंबना है कि हिंदी के अध्येता आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करते या ये मानकर चलते हैं कि आधुनिक युग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जबकि समाज विज्ञान के द्वारा उपलब्ध कराए गए जो तथ्य और साक्ष्य हैं, जो पुस्तकें हैं, जो लेख हैं, वो अब इस बात को अस्वीकार कर रहे हैं। नए प्रकार का इतिहास का, समाज विज्ञान का जो अध्ययन है, विशेष रूप से 1980 के बाद जिस तरह का नया इतिहास लिखा गया है, जिसमें संजय सुब्रमण्यम का भी नाम है, मुजफ्फर आलम का नाम, बहुत सारे इतिहासकार हैं, और जो दुनिया के स्तर पर प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, कोई मामूली इतिहासकार नहीं है। और वो ये अब मान रहे हैं कि भारत में भी आधुनिक युग की शुरुआत दूसरी सहस्राब्दी के साथ, 12वीं, 13वीं या 14वीं शताब्दी के साथ अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा की अभ्युदय के साथ जोड़कर उस प्रक्रिया को देखना चाहिए और उसका विश्लेषण करना चाहिए। तो इसलिए ये एक संदर्भ ऐसा है जिसकी चर्चा हम नवजागरण के प्रसंग में नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी नवजागरण की चर्चा के संदर्भ में आधुनिकता को लेकर जो नया चिंतन आया है, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और अगर उसको ध्यान में हम नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम अपने इरादे के, हमारा इरादा चाहे जैसा हो, नेक ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत सारी ऐसी बातों को स्वीकार करना पड़ता है जिससे उपनिवेशवाद की भूमिका का कुछ अंशों में समर्थन होता है और जो पश्चिम के वर्चस्व को, पश्चिम की श्रेष्ठता के तर्क को कहीं ना कहीं स्वीकार करती है। अब अगर इन बातों को हम ध्यान में रखें और भारतीय युग पर विचार करें, जिसका संबंध सीधे से हिंदी नवजागरण के विलास शर्मा जी के तर्क को अगर आप ध्यान में रखें, तो हिंदी नवजागरण का जो दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण से बनता है कि भारतीय युग में, और जिसके साथ प्रायः हम अभी भी आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ मानकर चलते हैं, उसी रूप में उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो उस विवाद में फिलहाल न भी जाएं, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, जिसका उल्लेख मैंने अभी किया, भारतीय युगीन साहित्य पर हमें थोड़ी देर रुककर उसकी जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं उस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि भारतीय युगीन साहित्य और आधुनिकता का क्या संबंध है।
कोई संबंध बनता भी है कि नहीं बनता है। एक बात जिस पर सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है जैसे ही हम भारतेंदु युग की चर्चा आरंभ करते हैं, वो ये है कि भारतेंदु युग से पहले का जो साहित्य है उसमें और भारतेंदु युगीन साहित्य में एक बड़ा गुणात्मक बदलाव दिखाई पड़ता है, जिसको अंग्रेजी की दूसरी शब्दावली का इस्तेमाल करना तो एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक क्वालिटेटिव चेंज है। भक्ति काल में भी एक बड़ा बदलाव आता है और हर क्षेत्र में भी आता है, हर क्षेत्र में आता है, केवल साहित्य में नहीं। लेकिन इसके बावजूद भक्ति काल में जो बदलाव आता है उसको गुणात्मक परिवर्तन नहीं कह सकते। एक बड़ा गुणात्मक बदलाव अगर आप भारतेंदु युग से पहले के साहित्य को, ठीक पहले के साहित्य को ध्यान में रखें तो भारतेंदु युग के साहित्य में दिखाई पड़ता है। अब ये अगर कहीं भी एक बड़ा गुणात्मक बदलाव दिखाई पड़े तो सोचना चाहिए कि ये गुणात्मक बदलाव कैसे आया। ये पहले से चली आ रही प्रक्रिया का स्वाभाविक विकास है। द्विवेदी जी के भक्ति की व्याख्या की बात को अगर दोहराते हुए कहें तो ये स्वाभाविक विकास नहीं है, इसमें कुछ ऐसी नई चीज जुड़ गई है जिसकी वजह से इतना बड़ा गुणात्मक बदलाव आया है। भारतेंदु युग के बारे में ये आप कह सकते हैं कि एक नई चीज, एक नया तत्व जुड़ता है और उस नए तत्व के जुड़ने से एक बड़ा गुणात्मक बदलाव घटित होता है। प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक ग्रामशी ने एक जगह लिखा है कि किसी सभ्यता में बड़ा गुणात्मक बदलाव तब आता है जब उसमें कोई विजातीय तत्व शामिल हो जाता है। तो ये जो पश्चिम का प्रवेश है और इतने बड़े पैमाने पर पश्चिमी चिंतन का जो प्रवेश है उसको आप 19वीं सदी के भारतीय युगीन साहित्य में एक विजातीय तत्व के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, यद्यपि इस पर भी लोगों की असहमति हो सकती है, होनी चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि इसके बिना आप इतने बड़े गुणात्मक परिवर्तन की व्याख्या कैसे करेंगे, ये आसानी से इसकी व्याख्या फिर हो नहीं पाएगी। इसलिए कहीं न कहीं चाहे या अनचाहे हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि भारतेंदु युगीन साहित्य में अगर इतना बड़ा बदलाव आया तो इसलिए आया क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के साथ भारत के पढ़े लिखे लोग पश्चिम के ज्ञान से वाकिफ हो गए। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से कथित पश्चिमी या औपनिवेशिक आधुनिकता का संपर्क भारतीय परंपरा से हो गया और उसकी वजह से भारतेंदु युग में जिस ढंग का साहित्य लिखा गया वो अपने ठीक पूर्ववर्ती साहित्य से गुणात्मक रूप से भिन्न है। तो अगर ये स्वीकार करें या अगर ये बात मानी जाए कि भारतेंदु युग में इतना बड़ा परिवर्तन आया तो उसमें कहीं न कहीं अंग्रेजी शिक्षा का भी एक बड़ा योगदान है। अब इस पर भी मतभेद हो सकता है और है, और आप जानते हैं कि रामविलास जी ने भी हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को लगातार कमतर करके आंकने का प्रयास किया है और ये जरूर और उस वैचारिकी या सिद्धांतिकी की जरूरत भी है जिसमें आप उपनिवेशवाद की भूमिका को हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ज्यादा महत्व नहीं देना चाहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि अगर आप
आधुनिकता की शुरुआत 19वीं सदी में भारतीय युग के साथ मानते हैं तो आप चाहे अंग्रेजी शिक्षा की भूमिका को जितना कम कर रखने की कोशिश करें, ये बात खारिज कर पाना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए मुश्किल है, जैसे मैं एक बात आपके सामने रखूं कि भारतीय युग का कोई ऐसा लेखक नहीं है, रचनाकार नहीं है। एक आध कोई खोजने से मिल जाए तो मिल जाए, और उसकी भी मैं चर्चा कर दूंगा। भारतीय युग में, और केवल भारतीय युग में, हिंदी में नहीं, पूरे भारत में 19वीं सदी में उस व्यक्ति को आप रचनाकार, लेखक, कवि, विचारक मान ही नहीं सकते, ये माना ही नहीं गया जिसको अंग्रेजी ना आती हो। एक साहित्यकार बनने की ये अनिवार्य शर्त हो गई 19वीं सदी में कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप साहित्यकार नहीं है। अगर ये बात सही है, और मुझे लगता है कि सही है, खोजने से आपको नहीं मिलेगा कोई ऐसा 19वीं सदी का लेखक, विचारक जो अंग्रेजी न जानता रहा हो। और दो एक अगर मिल भी जाए, अब जैसे दयानंद सरस्वती का उल्लेख किया जाता है कि वो उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो अंग्रेजी ना आना एक चीज है और अंग्रेजी के प्रभाव से भी असंपृक्त रह जाना दूसरी चीज है। तो कोई ज्ञान एक समय में पूरे उस सांस्कृतिक परिवेश में फैल जाता है, और इसलिए ये जरूरी नहीं रहता है कि आप अंग्रेजी सीख करके ही उस ज्ञान से प्रभावित होंगे। कई बार बिना अंग्रेजी सीखे, बिना अंग्रेजी जाने भी आप उस ज्ञान से प्रभावित होते हैं। तो ये बात दयानंद सरस्वती और उनके चिंतन और उनके आंदोलन के बारे में भी कही जा सकती है, लेकिन वो भी हमारा विषय नहीं है आज का। और ये बात उस दौर के उन कुछ लेखकों के बारे में भी कही जा सकती है, रचनाकारों के बारे में भी कही जा सकती है, जिनके बारे में ये प्रमाण उपलब्ध कराया जा सकता हो कि उनको अंग्रेजी नहीं आती। तो अंग्रेजी नहीं आती फिर भी आप अंग्रेजी का ही गुणगान करते हैं, ये बिल्कुल संभव है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप, और ये बहुत बड़ा बदलाव है कि साहित्य की अवधारणा ही इस बात से तय होने लगे कि वो सार्थक साहित्य वही माना जाएगा जिसको वो लिखेगा जिसको अंग्रेजी आती है, या जो अंग्रेजी ज्ञान से, अंग्रेजी भले ही ना आती हो लेकिन उससे परिचित है या उससे प्रभावित है। तो अगर ये बात भारतीय युग के रचनाकारों के संदर्भ में दिखाई पड़ती है, सही है, तो फिर पश्चिम के प्रभाव को स्वीकार करने के सिवा कोई ज्यादा विकल्प बचता नहीं है। और इसीलिए संभवतः तमाम लोग अब उसको औपनिवेशिक आधुनिकता कहते हैं कि भारत में आधुनिकता तो आई लेकिन वो औपनिवेशिक आधुनिकता है, कॉलोनियल मॉडर्निटी है। इसलिए क्योंकि कोई भी नवजागरण पराधीनता में नवजागरण कैसे होगा, ये अजीब विडंबना है। नवजागरण के लिए तो स्वाधीनता चाहिए, और अगर आपका देश पराधीन है और वो पश्चिम के बौद्धिक श्रेष्ठता को भी पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है, तो फिर वो इस वर्चस्व से, पश्चिम के वर्चस्व से कैसे बाहर निकलेगा। लेकिन ये बात भी कहना पूरी तरह से सही नहीं है, और विशेष रूप से भारतीय युग और 19वीं सदी के साहित्यिक और वैचारिक लेखन के बारे में कहना सही नहीं है कि वो पूरी तरह से पश्चिम के प्रभाव में।
जिसे सुधीर चंद्र ने द्विचित्तापन कहा, एम्बिवैलेंस कहा अंग्रेजी में। वो एम्बिवैलेंस या द्विचित्तापन भारतीय युगीन साहित्य में भी अपनी परंपरा और पश्चिमी परंपरा को लेकर के दिखाई पड़ता है। लेकिन ये बात अवश्य है कि 19वीं सदी से साहित्य और चिंतन के 3 केंद्र बन जाते हैं। अगर आप 19वीं सदी से पहले के साहित्य और चिंतन की परंपरा पर ध्यान दें और ख़ास तौर से देश भाषाओं की अभ्युदय के बाद जिस प्रकार का साहित्य लिखा गया, जिस प्रकार की चिंतन की प्रक्रिया आगे बढ़ी, उस पर अगर आप ध्यान दें तो आप पाते हैं कि शिष्य साहित्य और लोक साहित्य ये 2 छोर थे जिनके बीच से क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए साहित्य और संस्कृत की तमाम गतिविधियां आगे बढ़ती थी। 19वीं सदी में इसमें एक और छोर जुड़ गया, एक और केंद्र जुड़ गया जिसको आप पश्चिम कहते हैं, पश्चिम की आधुनिकता कहते हैं। तो 19वीं सदी से भारतीय सांस्कृतिक, साहित्यिक और बौद्धिक परंपरा का जिस रूप में विकास होता है उसके ये 3 केंद्र बनते हैं। एक है लोक परंपरा, दूसरा है शिष्य परंपरा और तीसरा है पश्चिम की परंपरा। इन तीनों के बीच से क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए एक नए ढंग का साहित्य विकसित होता है। भारतीय युग की विशेषता ये है कि भारतीय युग का रचनाकार, जिसमें स्वयं भारतीय भी शामिल है, वो पश्चिम से प्रभावित तो होते हैं लेकिन पश्चिम के वर्चस्व को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते हैं। और इसीलिए उनके चिंतन में एक तनाव या एम्बिवैलेंस या दुचित्तापन दिखाई पड़ता है कि एक तरफ तो वो पश्चिम की तरफ भी आकृष्ट हैं, उसकी चिंतन से प्रभावित हैं, उनके लेखन में, उनके विशेष रूप से गद्य का जो उनका लेखन है उसमें वो दिखाई पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी परंपरा को, उपनिवेशवाद पूर्व जो भारतीय परंपरा है साहित्य और संस्कृत की, उसको भी वो पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उनका मन दोनों तरफ खिंचता है और इसीलिए अगर आप उनके लेखन पर विचार करें तो जो कविताएं उन्होंने लिखी, ज़्यादातर कविताएं उन्होंने ब्रजभाषा में लिखी। और ब्रजभाषा में बात सिर्फ ब्रजभाषा की नहीं है, ब्रजभाषा में जिस तरह के विषयों पर कविताएं लिखी उनका स्वभाव अपनी पूर्व परंपरा से ज़्यादा जुड़ता है। उसी ढंग की कविताएं हैं जो पूर्व परंपरा से जुड़ जाती हैं। भक्ति की संवेदना का स्पर्श भी उनमें आपको खूब दिखाई पड़ता है। लेकिन भारतेंदु का जो गद्य है उस गद्य में सामाजिक आलोचना का, समाज सुधार का, भारत के सत्य को फिर से पुनर्स्थापित करने का एक गहरा चिंतन दिखाई पड़ता है और जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उस पर पश्चिम की आधुनिकता का गहरा असर है। तो इसलिए मैंने कहा कि पूर्व और पश्चिम को लेकर, अपनी उपनिवेशवाद से पहले की परंपरा को लेकर और आधुनिकता से जुड़ी हुई पश्चिम की जो परंपरा है उसको लेकर एक गहरा तनाव भारतेंदु के लेखन में दिखाई पड़ता है। और वो इनमें से किसी पर भी कोई निर्णायक बढ़त किसी को मिल गई हो ये नहीं कहा जा सकता है।
ये अजीब विडंबना है कि भारतेंद्र युगीन लेखन पर चर्चा करने के दौरान हम ऐसी बातों को, ऐसे विषयों को तो छांट लेते हैं जो पश्चिमी आधुनिकता के साथ जिनकी संगति बनती है, लेकिन उन विषयों को, उस प्रकार के लेखन को छोड़ देते हैं या उसको आप प्रासंगिक मान लेते हैं जिसकी संगति इससे नहीं बनती। अब जैसे भारतेंद्र की कविताएं, तो इसलिए इस तनाव पर, इस द्विविभाजन पर, इस दो चित्तेपन पर भी ध्यान देना चाहिए और उस पर किसी भी प्रकार का सरलीकरण नहीं करना चाहिए कि भारतेंदु ने एक को छोड़ दिया और दूसरे को पूरी तरह से अपना लिया। जैसे गालिब की पंक्ति है ना कि ईमा मुझे रोके है, जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। तो ये काबा और कलीसा का जो द्वंद्व है, पूर्व और पश्चिम का जो द्वंद्व है, वो भारतेंद्र के यहाँ अनरिजॉल्व्ड है, वो अपराजय समर है, अभी उसमें किसी की विजय नहीं हुई है। और भारतेंद्र युगीन साहित्य की और स्वयं भारतेंद्र के साहित्य की जो खूबी है वो यही है कि उसमें अपनी परंपरा अभी भी कायम है और उनके लेखन में इसके साक्ष्य, पर्याप्त साक्ष्य मिल जाते हैं। तो एक बिंदु तो ये है भारतेंदु युगीन लेखन का, जहां आपको पूर्व और पश्चिम की परंपराओं के बीच एक गहरी खींचतान दिखाई पड़ती है, रस्साकशी दिखाई पड़ती है। दूसरी चीज ये है कि भारतेंदु युगीन लेखन में जो विषय प्राय अक्सर आते हैं, उनको अगर हम श्रुतबद्ध करें तो उसमें एक प्रश्न वो है जिसकी चर्चा पीछे भी मैंने थोड़ी सी की कि भारतेंदु के यहाँ राजभक्ति का तत्व ज्यादा प्रमुख है या राष्ट्रभक्ति का तत्व ज्यादा प्रमुख है। अपनी पसंद के हिसाब से लोगों ने चुन चुनकर किसी एक पक्ष से संबंधित उदाहरणों को रखकर दोनों बातें सिद्ध करने की कोशिश की है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां भी वैसा ही तनाव है भारतेंदु के यहां जैसे पूर्व और पश्चिम को लेकर के। दोनों चीजें हैं, राजभक्ति वाली बात भी है और राष्ट्रभक्ति का स्वर भी उसमें उभर रहा है। हाँ, यहां पर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में आधुनिक ढंग के राष्ट्रवाद के अभ्युदय को आप कब से मानते हैं? कांग्रेस की स्थापना से मानते हैं 1885 से, या 1929 में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया, 1929 में किया है ना। तो अगर कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव के पास होने के बाद कायदे से तो राष्ट्रवाद की शुरुआत तब से मानी जानी चाहिए कि अगर राजनीतिक स्तर पर ही कोई राष्ट्र की मांग नहीं कर रहा है, स्वाधीन राष्ट्र की मांग नहीं कर रहा है, तो भारतेंद्र से आप 19वीं सदी में ये मांग करें कि उनके यहाँ राष्ट्रवाद की चेतना पूरी तरह से समृद्ध और विकसित क्यों नहीं है, ये तो बहुत ही गलत है। लेकिन अगर इस प्रसंग को छोड़ भी दें तो दोनों तरह की बातें आप भारतेंदु के लेखन में और भारतेंद्र युगीन दूसरे उनके समकालीन जो मंडल के लेखक हैं और मंडल से बाहर के भी जो रचनाकार हैं उनके यहाँ आप पाएंगे कि राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का तत्व दोनों एक साथ है। वहाँ भी एक प्रकार का एम्बिवैलेंस है, दो चित्तापन है। और ये बात केवल भारतेंद्र युग तक सीमित नहीं है। अब मुझे लगता है कि मैं अपनी समय की सीमा को लांघ जाऊंगा, इसलिए उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन
अगर आप द्विवेदी युग को देखें तो द्विवेदी युग में भी राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का तत्व अंतर्जाम है, वो भी अपराजय समर है। वहाँ भी सीधे सीधे द्विवेदी युगीन लेखन में भी सीधे सीधे सिर्फ राष्ट्रभक्ति की बात आती हो ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि भारतेंद्र युगीन लेखन में भी राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति के बीच एक गहरा खिंचाव या तनाव है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और किसी प्रकार का सरलीकरण नहीं करना चाहिए। जो दूसरा विषय है भारतेंद्र युगीन लेखन में और स्वयं भारतेंद्र के लेखन में, वो स्त्री मुक्ति की समस्या को लेकर है। और यहाँ पर भी आप पाएंगे कि भारतेंदु के लेखन में उन्होंने स्त्रियों को लेकर के एक पूरी की पूरी पत्रिका ही निकाली, जिसमें मल्लिका का बड़ा सहयोग था, लेकिन और स्त्री मुक्ति और स्त्री स्वाधीनता की बात भी की, लेकिन एक दायरे में, घर के दायरे में, घर की मर्यादा में रहकर स्त्री स्वाधीन हो, पढ़े लिखे, लेकिन घर के अनुशासन को स्वीकार करे, एक आदर्श पत्नी के रूप में, एक आदर्श पुत्री के रूप में रहे, उस लक्ष्मण रेखा से बाहर न जाए। ये बात भारतेंद्र के स्त्री स्वाधीनता संबंधी चिंतन में भी आपको दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर भी स्त्री मुक्ति और स्त्री के साथ मर्यादा का जो अनुशासन लागू करने की बात है, उसमें भी एक गहरा खिंचाव या द्वंद्व भारतेंद्र के लेखन में दिखाई पड़ता है। मैं इन बातों की सूत्र रूप में ही चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि विस्तार में जाने का समय अब नहीं बचा है। और इसी तरह से अगर आप हिंदू मुस्लिम संबंध को लेकर के देखें तो वहाँ भी ये चीज़ आप पाएंगे कि कोई वैर भाव नहीं है इस्लाम को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अन्य के रूप में पहचान भी है। वहाँ भी एक विशेष तरह का दुचित्तापन आपको भारतेंद्र के लेखन में और भारतेंद्र युगीन लेखन में दिखाई पड़ता है। भारतेंदु का चाहे वो बलिया वाला भाषण हो, चाहे उनकी वैष्णवता की अवधारणा हो, इन सब में उसके निशान आप देख सकते हैं। अब यहाँ फिर वही समस्या है कि विस्तार में चर्चा संभव नहीं है। एक और बिंदु है जिसकी मैं चर्चा आपके सामने करना चाहूँगा, वो है भाषा का। कि अगर आप भाषा की दृष्टि से देखिए, अब ये ठीक है कि भारतेंद्र ने 1872 में, अगर मैं सन सही याद कर रहा हूँ, हिंदी नए चाल में ढली की बात की, लेकिन और एक नए ढंग की हिंदी की प्रस्तावना उन्होंने रखी, जिसके हम सभी लोग वारिस हैं, जिस विरासत को हम सभी लोगों ने आगे बढ़ाया है। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन अगर आप भारतेंद्र के लेखन और नए चाल की हिंदी की बात को ध्यान में रखें तो फिर ये भी समझ में आएगा कि भारतेंदु जिस हिंदी की बात कर रहे हैं वो हिंदी उर्दू से अलग है। अब ये बात कितनी सही है गलत है उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर भी एक तनाव या खिंचाव भारतेंद्र के यहाँ दिखाई पड़ता है, उर्दू को हिंदी से अलग करने या एक फारसी शब्दों से बोझिल उर्दू से अलग एक ज़्यादा सहज हिंदी की प्रस्तावना करने के बावजूद उर्दू को लेकर भारतेंदु का मोह पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उर्दू और हिंदी को अलगाने की जो प्रक्रिया है ये इतनी जटिल है कि इसमें आसानी से किसी के पक्ष में निर्णय देना मुश्किल है। और इसीलिए देखिए आप कि नए चाल के हिंदी की बात करने के बावजूद भारतेंद्र स्वयं उर्दू में रसा नाम से कविताएं भी लिखते हैं। और ये बात सिर्फ हिंदी उर्दू तक सीमित हो ऐसा नहीं है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली या हिंदी को लेकर के भी आप देख सकते हैं, और जिसकी चर्चा मैंने थोड़ा सा पहले की भी है कि भारतेंदु
ने अपनी ज़्यादा कविताएं ब्रजभाषा में लिखी। तो खड़ी बोली या नए चाल की हिंदी की बात करने के बावजूद अपनी पूर्व परंपरा की जो भाषा है और उसकी जो समृद्ध विरासत है, उसको छोड़ने के लिए भी भारतेंदु अभी तैयार नहीं दिया। और ये भी आप नहीं कह सकते कि बहुत गलत कर रहे हैं या बात के लोग बहुत बुद्धिमान हो गए और वो उतने समझदार नहीं थे। तो वहाँ भी एक विशेष प्रकार का खिंचाव, तनाव या दोचित्तापन आपको दिखाई पड़ेगा कि नए चाल की हिंदी की बात करने के बावजूद भारतेंदु के यहाँ ब्रजभाषा के लिए भी जगह है और उर्दू के लिए भी जगह है। अब ये बात अलग है कि द्विवेदी युग में न तो ब्रजभाषा के लिए कोई जगह बचेगी और न तो उर्दू के लिए कोई जगह बचेगी। अब ये अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये आप लोगों के विचार के लिए मैं छोड़ता हूँ, लेकिन इस पर मुझे लगता है कि विचार अवश्य किया जाना चाहिए कि हिंदी, उर्दू और ब्रजभाषा का जो संबंध है, और फिर यही क्यों हिंदी और हिंदी की जो जनपदीय भाषाएं हैं उनका जो संबंध है, उसका जो समाधान द्विवेदी युग में प्रस्तुत किया गया वो कितना सही था, उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है या उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है। इस प्रसंग में एक अंतिम जो द्वंद्व है, तनाव है भारतेंदु के लेखन में, और जो हमें बहुत कुछ सीखने और सोचने के लिए विवश करता है, उसका संबंध लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के संबंध से है, और उसकी भी मैं बहुत संक्षेप में चर्चा करूंगा। भारतेंदु के अध्येता जानते हैं कि भारतेंदु ने स्वयं लोक साहित्य की शैलियों में लिखा। होरी चैती जैसी चीजें उन्होंने लिखी, लावनी लिखी। लोक साहित्य के महत्व पर उन्होंने जोर दिया और अपने सहयोगियों से कहा कि लोक परंपरा में मौजूद जो रूप हैं उनमें अपने विचारों को डालकर अगर आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे और उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। और स्वयं भारतेंदु के लेखन में भी लोक परंपरा का गहरा संस्कार दिखाई पड़ता है। और कुछ नहीं तो भारतेंदु का जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी, वो भी एक गुजराती लोक कथा पर आधारित है, और उसका जो ढंग है, उसका जो तरीका है अंधेर नगरी का, उसको पढ़कर या उसको देखकर कोई भी ये सहज ही अनुमान कर सकता है कि इसका जो बुनियादी ढांचा है वो लोक कथाओं वाला है। अब ये अलग प्रसंग है और उसकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, समय व्यर्थ में निकल जाएगा, कि फारसी थिएटर में इस गुजराती लोक कथा को अपनाया गया और फिर उस फारसी थिएटर में इस अंधेर नगरी की लोक कथा का जिस रूप में मंचन होता था उसको और समृद्ध कर भारतेंदु ने उस नाटक को लिखा जिसे हम अंधेर नगरी के रूप में जानते हैं। तो अगर आप भारतेंदु युगीन लेखन के इन पक्षों पर ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि बाद के जो दौर है, चाहे वो द्विवेदी युग का हो या उसके बाद का जो दौर है, छायावाद का हो या और प्रगतिवाद का ही क्यों ना हो, उसमें हिंदी साहित्य की विकास प्रक्रिया जिस तरह से आगे बढ़ी उस पर अगर आप ध्यान दें और कुछ सरलीकरण का खतरा उठाते हुए कुछ निष्कर्ष आप निकालना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के बाद का जो साहित्य है उसमें हिंदी की जो पूर्व औपनिवेशिक परंपरा है
उसका प्रभाव लगातार घटता गया है। हिंदी क्षेत्र की जो लोक परंपरा और लोक साहित्य है, उसका प्रभाव भी कुछ एक अपवादों को छोड़कर लगातार कम हुआ है, और पश्चिम का प्रभाव बढ़ा है। अब इस पर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग सहमत हों, लेकिन लगता है, कम से कम मुझे ज़रूर लगता है कि बाद का जो साहित्य लिखा गया है वो पश्चिमी साहित्य के सांचे में ज़्यादा गढ़ा हुआ लगता है। उसमें अपनी लोक परंपरा का या हिंदी की उपनिवेशवाद पूर्व साहित्यिक परंपरा का स्पर्श संश्लेष कम दिखाई पड़ता है। तो इस दृष्टि से भी आधुनिकता के संबंध को और हिंदी साहित्य के नवजागरण के दौरान लिखे गए इतिहास को हमें ज़्यादा गहराई से और नए सिरे से देखना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पश्चिमी आधुनिकता के विचारों का ही नहीं, बल्कि पश्चिम के साहित्य का भी हम लोगों ने इस रूप में उसको स्वीकार किया या उसी को श्रेष्ठ साहित्य माना कि अपनी लोक और हिंदी की जातीय परंपरा को छोड़ते हुए धीरे धीरे उसी ढंग का साहित्य लिखने लगे जिसका मॉडल पश्चिमी साहित्य से ज़्यादा मिलता जुलता है और अपनी लोक परंपरा या हिंदी की पूर्व औपनिवेशिक जातीय परंपरा से कम मिलता जुलता है। अब ये संभवतः कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये एक तरह का सरलीकरण है और इसमें इसके आप अपवाद भी खोज सकते हैं, लेकिन एक प्रवृत्ति के रूप में इस बात को आप देख सकते हैं। और अंतिम बात मैं 5 मिनट में पूरी करके समाप्त करूंगा, और उसका संबंध भी आधुनिकता की चेतना से संचालित अनुप्राणित नवजागरण की परंपरा, हिंदी नवजागरण की परंपरा, और उस नवजागरण की परंपरा के साथ जिस प्रकार के साहित्य लिखने की परंपरा के सिलसिले की शुरुआत हुई उससे है। और वो ये है कि 19वीं सदी में, मैं फिर से भारतीय युग में वापस जा रहा हूँ अपनी बात को ज़्यादा सरल और गोचर बनाने के लिए, कि ऐसा साहित्य 19वीं सदी से हमारे यहाँ लिखने का व्यवस्थित रूप से सिलसिला शुरू होता है जिस साहित्य को आप सीधे सीधे समाज की समस्याओं से जोड़कर लिखा गया साहित्य कह सकते हैं। यानी वो ऐसा साहित्य जिसके लिए बाद में कहा गया कि साहित्य समाज का दर्पण है। इस समाज की जो समस्याएं हैं उनसे सीधे सीधे दो चार होने वाला साहित्य। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लिखा गया, लेकिन उस तरह से नहीं लिखा गया। इस तरह के साहित्य के लेखन की शुरुआत भारतीय युग से होती है। तो चाहे वो भारत दुर्दशा हो या अंधेर नगरी हो या और भारतीय की दूसरी और अन्य रचनाएं हों या भारतीय मंडल के दूसरे रचनाकारों की रचनाएं हों, और चाहे उस दौर में इन लोगों के द्वारा लिखे गए निबंध हों, इन सभी में आपको एक ऐसा साहित्य, ऐसा चिंतन दिखाई पड़ेगा जिसका संबंध सीधे सीधे समाज से है। भारतीय समाज की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे चिन्हित किया जाए और उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस उद्देश्य से संचालित और प्रेरित साहित्य है वो। और इसीलिए अगर उसका एक सिरा समाज सुधार से जुड़ता है
तो उसका दूसरा सिरा इस प्रश्न से जूझता है कि भारत पराधीन क्यों हुआ। और जैसा कि विद्वानों ने लक्ष्य किया है कि उस दौर में भारत की पराधीनता के जो सांस्कृतिक कारण हैं, राजनीतिक कारण नहीं, जो बहुत गहरे धसे हुए कारण हैं, उनकी बहुत सूक्ष्म मीमांसा, गहन मीमांसा की गई और उन कारणों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से भारत जैसी सभ्यता को पराधीनता का सामना करना पड़ा। तो लेकिन उस विस्तार में क्यों जाएं, मुख्य बात जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वो ये कि एक ऐसा साहित्य लिखा गया जो एक सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, एक सोशल इंजीनियरिंग से, सोशल विजन से जुड़ा हुआ साहित्य है कि हमें एक बेहतर भारतीय समाज बनाना है और इस बेहतर भारतीय समाज को बनाने में साहित्य कैसे मदद कर सकता है, साहित्य की भूमिका और सार्थकता को इसी रूप में परिभाषित किया गया कि बेहतर साहित्य, अच्छा साहित्य वही है जो एक अच्छे समाज के निर्माण में योगदान करता है, जो एक मानवीय, तुलनात्मक रूप से समतामूलक और समृद्ध समाज के निर्माण में योगदान करे, वही साहित्य प्रासंगिक और श्रेष्ठ साहित्य है। और जो ऐसा नहीं करता है वो श्रेष्ठ साहित्य नहीं है। तो ये साहित्य की ये जो भूमिका बनी, उसकी बुनियाद भी भारतीय युग में पड़ी। इसके पीछे ये सोच है कि साहित्य का महत्व नैमित्तिक है, इंस्ट्रूमेंटल है। साहित्य तभी सार्थक है जब वो एक बेहतर समाज के निर्माण के निमित्त काम आए, उसमें योगदान दे। तो साहित्य की इस इंस्ट्रूमेंटल या नैमित्तिक भूमिका पर जोर देने का सिलसिला भारतीय युग में शुरू हुआ। और अगर आप छायावाद को बीच में एक अपवाद के रूप में कुछ अंशों में देखें, तो बाद का जो समूचा साहित्य है, या जिसे हम श्रेष्ठ या सार्थक या प्रासंगिक साहित्य कहते हैं, उसमें से ज्यादातर साहित्य इसी विचार भूमि से लिखा गया है। विचार धाराएं बदली हैं, लेकिन साहित्य का कोई ना कोई एक सामाजिक उद्देश्य हमेशा भारतीय युग के बाद बताया गया है कि इस उद्देश्य से जुड़कर ही वो साहित्य सार्थक साहित्य हो सकता है। राष्ट्रवादी आंदोलन के दौर में राष्ट्रीय मुक्ति से जुड़ा हुआ साहित्य, बाद में जो समाज के विभिन्न वर्ग और समुदाय हैं उनसे जुड़ा हुआ साहित्य, उनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ साहित्य बेहतर और श्रेष्ठ माना गया और उसे प्रासंगिक माना गया। इसमें साहित्य की सामाजिकता पर जोर देने में कोई हर्ष नहीं है। ये एक अच्छी पहल थी जिसकी शुरुआत भारतीय युग में हुई, और इसको मानने में भी कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीजों की समझ या उस परिघटना के दूसरे पहलू की समझ हमें तत्काल नहीं होती है, बाद में होती है। एक समय तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ता है। साहित्य की सामाजिकता पर जोर देने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अपने आप में बिल्कुल सही था, लेकिन समस्या ये है कि अगर साहित्य को आप सामाजिकता से इस तरह जोड़ दें और साहित्य पर विचारों के प्रभाव को इस तरह से आप बढ़ा दें कि वो विचारधारा या समाज विज्ञान लगने लगे, तो साहित्य का जो स्वधर्म है, साहित्य का जो वैशिष्ट्य है, उसका निषेध हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज विज्ञान या विचारधाराएं जिस भूमिका का निर्वाह करती हैं, अगर साहित्य में भी वही केवल आए
तो साहित्य की सार्थकता ही संदिग्ध हो जाती है। अब साहित्य या कलाओं की सार्थकता इस बात में भी है कि वो कुछ ऐसी भूमिका का निर्वाह करती हैं, मनुष्य की संवेदना के किसी ऐसे धरातल को छूती हैं जिसको विचारधाराएं और समाज विज्ञान नहीं छू पाते हैं। उस धरातल को, उस संवेदना को अगर साहित्य न छुए और वो इतना ज़्यादा ज्ञान गंभीर हो जाए कि वो समाज विज्ञान या विचारधारा लगने लगे, तो फिर साहित्य की सामाजिकता पर जोर देने से उत्पन्न हुई एक नई समस्या खड़ी हो जाती है जिसका पहले हमें एहसास नहीं था। मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज के दौर में या किसी भी दौर में ये नहीं है कि समूचा साहित्य ऐसे ही लिखा गया है। साहित्य की सामाजिकता पर या उसके विचारधारात्मकता पर चाहे जितना जोर दिया गया हो, साहित्य कुछ अंशों में तो उसको स्वीकार करता है, लेकिन जो अच्छा साहित्य है वो एक सीमा के बाद उसको हटाकर अपनी स्वाभाविक भूमि में वापस आ जाता है। साहित्य का जो वैशिष्ट है, कलाओं का जो वैशिष्ट है और मनुष्य की संवेदना को छूने का जो उनका तरीका है, उसको वो छोड़ता नहीं है और इस तरह वो अपनी सार्थकता को भी सिद्ध करता है। आप समूचे आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में भी जो श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया है, उसमें भी इस बात को आप देख सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं कि वो सिर्फ विचारधारा प्रधान नहीं है, वो केवल विचार की गंभीरता से लदा फंदा नहीं है, उसमें मानवीय संवेदना के वो आयाम भी हैं, उन आयामों को भी वो छूता है जिनको समाज विज्ञान और विचारधाराएं उस तरह से नहीं छू पाती हैं। और ये बात, इस बात पर जोर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक प्रवाह में आगे बढ़ते बढ़ते हम इस बात को कई बार भुला देते हैं या उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि साहित्य का भी एक स्वधर्म है, साहित्य का भी एक अपना वैशिष्ट है और साहित्य और विचारधाराओं और समाज विज्ञान का जो संबंध है, उसमें अगर संतुलन टूटता है तो उससे कई बार समस्या उत्पन्न होती है और इसका एहसास समाज विज्ञान के आचार्यों को भी हुआ है। अब मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं दिखा सकता था, और अगर आप चाहें तो मैं एक उदाहरण आपको सुना दूं जो समाज विज्ञान के एक प्रसिद्ध अध्येता का है। सबाल्टर्न इतिहासकारों में ज्ञानेंद्र पांडे के नाम से आप ज़रूर वाकिफ होंगे। ज्ञानेंद्र पांडे समाज विज्ञान की सीमा का जिक्र करते हुए एक जगह लिखते हैं कि इतिहास में, और मैं उद्धृत कर रहा हूं, कि इतिहास में हिंसा का चित्रण का प्रयास करने वाले इतिहासकार के सामने समस्या आती है भाषा की। मसलन दर्द और पीड़ा को कैसे व्यक्त करें। वो एक पश्चिमी चिंतक एलन केरी को उद्धृत करते हुए ज्ञानेंद्र पांडे आगे लिखते हैं कि मानव जाति के लिए अभी भी एक ऐसी भाषा का विकास करना बाकी है जिससे दुख का वर्णन किया जा सके। अब आप कह सकते हैं कि
मानव जाति ने साहित्य के रूप में पूरी तरह से न सही, कलाओं के रूप में, साहित्य के रूप में एक ऐसी भाषा का आंशिक रूप से विकास अवश्य कर लिया जिसमें काफी हद तक दुख और सुख का वर्णन किया जा सकता है। ये साहित्य का वैशिष्ट्य है। ये दूसरे विचारधारात्मक अनुशासन या समाज विज्ञान के अनुशासन नहीं कर सकते। एक अंतिम उदाहरण देकर बात आप समाप्त करूं। राजनीति के बहुत बड़े चिंतक सुदीप्त कविराज, जिनसे मेरा ख्याल है कि सभी लोग वाकिफ होंगे, उनकी एक पुस्तक आई पिछले दिनों, इन्वेंशन ऑफ प्राइवेट लाइफ। उसमें उन्होंने समाज विज्ञान और साहित्य के वैशिष्ट्य पर जोर दिया और साहित्य का क्या वैशिष्ट्य है इसको रेखांकित किया। यहाँ पर भी ध्यान देने की बात यह है कि ये ज्ञानेंद्र पांडे की तरह सुदीप्त कविराज भी कोई कवि या लेखक नहीं है, समाज वैज्ञानिक है, और इसके बावजूद वो साहित्य की का जो वैशिष्ट्य है, उसकी जो विशिष्ट भूमिका है, उस पर जोर देते हैं। सुदीप्त कविराज लिखते हैं कि ये मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि साहित्य की जो अद्वितीयता है उसकी रक्षा की जानी चाहिए। अंग्रेजी में शब्द है इंटीग्रिटी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। साहित्यिक कृति की जो विलक्षणता है, अविभाज्यता है, उसको समाज वैज्ञानिक को भी सम्मान देना चाहिए। और साहित्यिक कृति को किसी ऐतिहासिक आर्काइव के रूप में, अभिलेखागार के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। साहित्यिक कृति किसी समाज वैज्ञानिक अध्ययन का अभिलेखागार नहीं है। साहित्यिक कृति में बहुत कुछ ऐसा आता है, साहित्यिक कृति बहुत कुछ ऐसा कहती है जिसको सीधे सीधे समाज वैज्ञानिक अर्थों में निःशेष नहीं किया जा सकता है। मैंने ये दोनों उदाहरण दो समाज वैज्ञानिकों के इसलिए दिए ताकि इस बात का एहसास हमें हो सके कि केवल साहित्य के अध्येताओं की बात नहीं है, समाज विज्ञान के जो अध्येता हैं वो भी इस बात को समझते हैं, या कम से कम अब समझने लगे हैं कि साहित्य का चरित्र और साहित्य का वैशिष्ट्य और साहित्य की भूमिका समाज विज्ञान या विचारधारा की पूरक की नहीं है, सहयोग की अवश्य है। सहयोग हो सकता है लेकिन केंद्रीयता किसी की नहीं हो सकती है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि समाज विज्ञान या विचारधाराओं की केंद्रीयता और साहित्य की इंस्ट्रूमेंटल या नैमित्तिक भूमिका की जो बात कई बार आज के साहित्य में दिखाई पड़ती है, उसकी शुरुआत भी नवजागरण के दौरान हुई थी और उसके पीछे भी आधुनिकता के, पश्चिमी आधुनिकता के चिंतन की भूमिका थी, जो ये मानता था कि ज्ञान तो केवल समाज विज्ञान या विज्ञान के पास है, साहित्य के पास, कलाओं के पास कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए उन्हें हमेशा समाज विज्ञान या विचारधाराओं के पीछे पीछे चलना चाहिए। अब यहाँ प्रेमचंद के उस कथन को की तरफ आपका ध्यान ले जाकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आपको याद होगा कि प्रेमचंद ने साहित्य के उद्देश्य में इस बात को कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे आगे चलने वाली मशाल है। कदाचित
प्रेमचंद को भी इस बात का एहसास हो गया होगा कि अगर साहित्य को हमेशा राजनीति या विचारधाराओं के पीछे पीछे चलाया गया तो राजनीति और विचारधाराओं का भला हो या ना हो, साहित्य का भला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी समय सीमा को लांघ कर बहुत आगे निकल आया। आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।